हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे नीट जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो लास्ट के वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन हमने किए थे इलेक्ट्रोस्टेट्स एंड कैपेसिटर के, ठीक है। तो उसके बाद अब जो चैप्टर आता है 12th क्लास का वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन कौन कौन से नीट एग्जाम में आए देखो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो नीट 2019 का है, ठीक है। 20 का क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिया क्योंकि 20 के सॉल्यूशन ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप नीट 2020 के सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। 19 का पहला क्वेश्चन देखो। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर विद अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन फर्स्ट केस में ऑल आर ग्लोइंग, सारे के सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड केस में व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी, तो सेक्शन बी उस साइड है, सेक्शन ए साइड है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें पावर कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो वही हर क्वेश्चन का तरीका वही, 2 मिनट के लिए पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन इसको देख सकते हैं, राइट। सॉल्यूशन देखना बाद में 2 मिनट पॉज करके पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉज कर लिया, करो पॉज, सॉल्व करो, राइट। अब आप इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर 6 बल्ब दिए हैं, तो सपोज करो सभी बल्ब का रेजिस्टेंस R सपोज कर लेते हैं। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, ठीक है। और बैटरी का EMF E मान लेते हैं। हमें तो पावर कंजम्पशन का रेशियो लिखना है। तो रेजिस्टेंसेस हैं और E है, तो पावर का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, पावर का फॉर्मूला एक तो VI, I की वैल्यू पुट करूंगा तो V²/R। तो ये फॉर्मूला हम पावर का इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज E है, राइट, और रेजिस्टेंस जो होगा वो R हम लेंगे। ये कॉम्बिनेशन है इसलिए हम R कौन सा लेंगे, R इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक है। तो V या E तो सेम है, वो तो कांस्टेंट है, तो V की जगह हम क्या ले लेंगे, E। तो E²/R इक्विवेलेंट, ये पावर का फॉर्मूला हम लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, E तो सेम है, E तो दोनों केस में है। R इक्विवेलेंट फर्स्ट केस में क्या होगा, जब सारे बल्ब्स ऑन होंगे, और सेकंड केस में कि सेक्शन A के 2 और सेक्शन B का 1 बल्ब ऑन होगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन पे आपको निकालना है R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर मैं देखो रेजिस्टेंस के हिसाब से देखूं, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर फर्स्ट केस में सारे बल्ब्स ऑन हैं, सारे, राइट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन फर्स्ट केस क्या आएगा। यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, टोटल 6 हो गए। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर सीरीज में क्या होता है, 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, और पैरेलल में R इक्विवेलेंट लिखोगे। R इक्विवेलेंट इन फर्स्ट केस ये हो जाएगा 2R, और पैरेलल में है इसलिए 2R/3 कर देंगे। ये दोनों तो सीरीज में हैं, तो ये क्या होगा, 2R, और जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे R रेजिस्टेंस, अगर R के n रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R/n होता है। यहाँ पे 2R के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो 2R/3 होगा। समझ में आया। R इक्विवेलेंट तो निकाल सकते हैं फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में आ जाएं तो बोला है सेक्शन A के 2 बल्ब, मतलब आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा, एक रेजिस्टेंस सेक्शन A के 2 रेजिस्टेंस रहेंगे, और सेक्शन B का 1 रेजिस्टेंस रहेगा, ऐसे दिया। तो इसका भी तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, R पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा R/2, और ये सीरीज में तो प्लस R कर देंगे। तो इस केस में R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3R/2। ये R इक्विवेलेंट आया इन सेकेंड केस। क्लियर है बच्चों। सेकेंड केस में 3 रेजिस्टेंस लेंगे, फर्स्ट केस में 6 रेजिस्टेंस लेंगे, इस तरह से। तो R इक्विवेलेंट आ गया। हमें क्या निकालना है, पावर्स का रेशियो निकालना है। तो P1/P2, P फर्स्ट केस एंड P सेकेंड केस। P1/P2, P का फॉर्मूला आपको काम में लेना है E²/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो P1 के लिए आएगा R इक्विवेलेंट इन फर्स्ट केस, इनवर्स का रिलेशन है पावर का और R का, और P2 के लिए आ जाएगा R इक्विवेलेंट इन सेकेंड केस। तो R इक्विवेलेंट सेकेंड केस कितना है, 3R/2, और R इक्विवेलेंट फर्स्ट केस का कितना है, 2R/3, ठीक है। ये आया। अब R से R कैंसिल, आंसर क्या आया, 9/4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, A, 9/4।
ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी नीट 2019 का है, सर्किट्स का क्वेश्चन है नीट 2019 का। ठीक है, अब आ जाएं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ये जो दो सर्किट्स दे रखे हैं आपको, दो सर्किट्स दे रखे हैं, वोल्ट मीटर 1 वोल्ट मीटर 2, एमीटर 1 एमीटर 2। ठीक है, तो इनकी जो रीडिंग्स है, इनकी रीडिंग्स में क्या रिलेशन आएगा ये आपसे पूछा है, राइट। तो आप सोचो, सपोज करें करंट हमें निकालना है, इसमें सपोज करें बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज दे रखा है, सपोज करें इसमें गिवन है 10 वोल्ट, मैं 10 वोल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब बैटरी का वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपको पता है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा निकाल सकते हैं। सबसे पहले अभी निकालेंगे, सोचेंगे 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितना रेजिस्टेंस है, कितना आएगा इसमें, ये 1 एम्पियर का करंट आएगा। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट आ गया, तो आपने सीधा 10 ले लिया, तो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो लिया ही नहीं आपने, कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 10 और ये कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में तो क्या होता है, अगर इसका रेजिस्टेंस गिवन होता तो ये 10 के साथ क्या होता, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 करते। ठीक है, बट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, उसका मतलब वोल्ट मीटर ही कैसे वोल्ट मीटर हैं, वोल्ट मीटर आपके पास यहाँ पर गिवन होने चाहिए थे आइडियल, ये आइडियल वोल्ट मीटर से, जितने भी डिवाइसेस हमने लगाए हैं सब आइडियल हैं। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। ये भी, इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो करंट क्या निकाला मैंने, 10/10, इसका तो लिया ही नहीं, करंट इजीली यहाँ से पास हो जाएगा, और 10 + 0 तो 10 आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताओ इस केस में, इस केस में यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो ये इनफाइनाइट है, तो करंट तो पूरा 10 ओम से जाएगा, राइट, करंट पूरा यहाँ से जाएगा, तो इस सर्किट के रेजिस्टेंस को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस टोटल क्या है, इनफाइनाइट है, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट था वैसे यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में 10 ऐड करने से कुछ नहीं होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, तो सेकंड केस में भी आप करंट निकालोगे I2, तो वो भी क्या आएगा 10/10, ये क्या आ गया 1 एम्पियर। तो करंट दोनों में क्या क्या जाएगा, A1 में भी करंट जाएगा 1 एम्पियर, और A2 में भी I2 जाएगा 1 एम्पियर। तो करंट दोनों सेम है, पोटेंशियल दोनों के सेम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज अ राइट ऑप्शन। ये नीट 2019 का क्वेश्चन था। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा, कोई भी डाउट हो आप उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नीट 2018 का। ठीक है, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R each which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited. अभी शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि जो बैटरीज कनेक्टेड हैं उन जैसे बैटरी है, फर्स्ट बैटरी इसका रेजिस्टेंस, सेकंड बैटरी इसका रेजिस्टेंस, थर्ड बैटरी इसका रेजिस्टेंस, कितनी बैटरीज हैं, n बैटरीज हैं, तो n बैटरीज हैं। अब इनका सर्किट स्टार्ट होता है यहाँ से A और ये पॉइंट हो गया B इसका, तो ये इनका सर्किट है। ये एक्सटर्नल सर्किट जाएगा, एक्सटर्नल कुछ रेजिस्टेंस हो, बट ये बोला है शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इसका मतलब A और B को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब सर्किट शॉर्ट करने के बाद जो करंट इसमें मेजर होता है I, वो हम निकाल लेते हैं। तो I में, और ये जो सेल्स हैं E कितने सेल हैं, टोटल n सेल हैं, नंबर ऑफ सेल्स कितने n हैं, तो I और n के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, मतलब ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ किससे बनता है, ग्राफ बनता है उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन पर। ठीक है, तो I और n के बीच में कैसा रिलेशन होगा, तो I और n के बीच में रिलेशन होगा कैसा, अगर कोई रिलेशन नहीं है तो कांस्टेंट ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। इस तरह से ये है हॉरिजेंटल और ये स्लैंट, हॉरिजेंटल स्लैंट स्ट्रेट लाइन, और ये है आपका पैराबोला, वो भी पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द फिजिकल रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एक्चुअली जो रिलेशन होता है बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, वही आपका रिलेशन यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, उस रिलेशन के बेस पे ही ग्राफ डिसाइड होता है। तो आपको हर रिलेशन, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है उसके रिलेटेड उसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ग्राफ के बारे में बोलूँगा। ग्राफ जितने भी फिजिक्स में ग्राफ हैं, स्ट्रेट लाइन, फिर आता है पैराबोला, ठीक है,
पैराबोला के बाद सर्कल, फिर आता है एलिप्स, फिर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ, लॉग का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ये सारे ग्राफ मिलाकर ये ग्राफ कब कौन सा ग्राफ बनता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, दोनों में, ग्राफ के लिए हमारे चैनल पे अलग से वीडियो दे रखा है, ग्राफ्स इन फिजिक्स, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको ग्राफ में कोई भी डाउट है तो। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ पर मुझे बताएं आर, स्मॉल आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर इक्वलेंट क्या होगा, आर इक्वलेंट तो हो जाएगा एन आर। ठीक है, और बैटरीज का ई इक्वलेंट निकालना, तो ई इक्वलेंट क्या होगा, जब सारे सेल एक साथ कनेक्टेड है तो क्या होगा, एन इक्वलेंट आएगा एन ई। टोटल जो सर्किट हमने जोड़े, सारे सेल जोड़ लिए, तो इनका क्या आएगा, एन ई आएगा। ठीक है, तो अगर मैं करंट निकालता हूँ, इसमें जो करंट आएगा आई इक्वल टू होता है ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट। ठीक है, तो ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। तो ई इक्वलेंट कितना है, एन ई, एन सेल है, आर इक्वलेंट कितना है, एन आर, जितने सेल उतने रेजिस्टेंस, एन आर हो गया। तो यहाँ से एन से एन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो करंट आया ई अपॉन आर, तो ई अपॉन आर क्या हो गया, कांस्टेंट। ई अपॉन आर इज कांस्टेंट, मतलब एक वैल्यू है, ई की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू फिक्स है, तो क्या करंट एन पे डिपेंड करता है क्या, एन से एन कैंसिल हो गया, तो आई डज नॉट डिपेंड अपॉन एन, आई करंट पर डिपेंड नहीं करता। जब डिपेंड ही नहीं करता तो एन के बढ़ने और घटने से करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो एन बढ़े चाहे घटे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बताओ कांस्टेंट करंट एन के साथ कौन सा ग्राफ इसमें शो करता है, वो है ग्राफ फर्स्ट, ए ऑप्शन राइट है इसका। ये करंट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जाओ, करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने के साथ ना तो करंट बढ़ रहा है ना करंट कम हो रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो इस तरह से आएगी, कोई चीज़ घटती है तो इस तरह से आएगी, तो करंट तो कांस्टेंट है, एन पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए फर्स्ट ग्राफ आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें 2017 का, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अब रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको पता है फॉर्मूला, R इक्वल्स टू होता है रो एल बाय ए। ठीक है, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये तो फॉर्मूला नॉर्मल होता ही आपको पता है। ठीक है, बट ये फॉर्मूला आप काम में लोगे कब, लेंथ के साथ प्योरली काम में लेना है, R प्रोपोर्शनल टू L आप कह सकते हो, बट ध्यान से देखना, इफ A इज कांस्टेंट तब तो आप ये काम में ले सकते हो। ठीक है, ये जो कंडीशन लिखी मैंने, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये मैंने लिखा है इफ A इक्वल्स टू कांस्टेंट, तब तो आप ये काम में लोगे। ठीक है, बट क्या इस केस में आपको दिख रहा है A कांस्टेंट होगा, आपने वायर को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके किसी वायर को मेल्ट करके, सपोज करें वायर है, इसको मेल्ट करूं, मेल्ट करके मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो जैसे ही स्ट्रेच करूंगा तो इसका जो एरिया होगा, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया क्या होगा, थोड़ा सा थिन हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया जब कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला तो हम नहीं लगाएंगे, अब हमें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी किसी क्वांटिटी को हम मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग के केस में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, आप मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना, अब वो कैसे मेल्ट कर दिया, मेल्ट करेगा जो अमाउंट होगा, जो उसका अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को फॉर्मूले को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में बदल देता हूँ। R इक्वल्स टू आपने पढ़ा है रो L बाय ए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया, L, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया L। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला कब काम में लोगे, जब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वॉल्यूम मेल्टिंग के केस में कांस्टेंट रहता है, एरिया नहीं रहता है बट वॉल्यूम तो रहता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया। ये रिलेशन आपको काम में लेना है, जल्दीबाजी में ये रिलेशन काम में नहीं लोगे, ये गलत है। कब काम में आता है, जब एरिया कांस्टेंट हो, और ये कब काम आता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, चलो
अब हमें बोला है इसकी लंबाई को, इसकी लेंथ को स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दिया है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना टाइम होगा। तो हमें रिलेशन पता लगी क्या है, इस रिलेशन को हम ऐसे यूज करेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। ठीक है, R1 गिवन था, R1 जो पहले का रेजिस्टेंस है R, ठीक है, R2 हमें निकालना है नया रेजिस्टेंस, L1 गिवन था L स्क्वायर और नई लेंथ हो जाएगी N स्क्वायर L स्क्वायर। नई लेंथ क्या होगी, NL, खींचकर n टाइम्स कर दिया तो नई लेंथ क्या लिखोगे, NL, तो N स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, तो R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, L से L कैंसिल हुआ, R2 की वैल्यू हो जाएगी N स्क्वायर R, न्यू रेजिस्टेंस क्या आ गया, N स्क्वायर R। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, C, N स्क्वायर R। अब न्यूमेरिकल्स आपको अलग अलग मिलेंगे, अगर खींच कर लंबाई डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स, खींच कर लंबाई को 3 टाइम्स कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 टाइम्स। और इसमें कई क्वेश्चन में R की वैल्यू भी दे रखी है कि R इनिशियली 10 ओम था, तो उसकी लेंथ को अगर डबल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, 40, डबल कर दिया मतलब 4 टाइम्स, तो 10 × 4 40। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन आपको इस पैटर्न के मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एक, जिसको हमने किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चले आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अ पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिक मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स। आपको पता है पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर, ये पढ़ा है आपने 12th में, सबने पढ़ा है कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से बेटर होता है। वोल्टमीटर को जब भी सर्किट में लगाते हैं वो करंट ड्रॉ कर लेता है, मेन करंट को ड्रॉ कर लेता है, इसलिए उसमें एरर आती है। पोटेंशियोमीटर कंपैरिजन मेथड पे चलता है, ठीक है, कंपैरिजन मेथड पे चलता है, ये मेन करंट से कुछ भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है, तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन दे सकते हैं, ईजी है। आप बताओ पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है। पहला ऑप्शन, सेल का यूज होता है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व, इस मेथड में क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल का कर रहे हैं उपयोग, यूज़ करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से। अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू गैलोमीटर, तो आपको पता है ये मेथड किस मेथड पर बेस्ड है, ये कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैलोमीटर। मैंने आपको कहा पोटेंशियोमीटर करंट फ्लो नहीं करता है, वोल्टमीटर करंट ड्रॉ कर लेता है, पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसलिए नो फ्लो वाली कंडीशन पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था नीट 2017 का। कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाते हैं, थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए जो पढ़ते हैं। चले आगे, नेक्स्ट देखो पोटेंशियोमीटर का एक और क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर, मीटर बेज और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट, two cells are connected in series, first to support one another, then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 and 10 centimeter from the positive end of the wire, the ratio of EMF. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी लग रहा है। कैसे लग रहा है इजी, क्योंकि आपने 12th में पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल आपने किया हो, प्रैक्टिकल में आपने पढ़ा हो कि प्रैक्टिकल में क्या किया था, 2 प्राइमरी सेल्स के EMF को कंपेयर किया था। ठीक है, उस कंपैरिजन वाला जो टॉपिक पढ़ा हो उसी के साथ साथ सब बुक्स में क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है। देखो आप, 2 सेल हैं, पहले कनेक्टेड हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, तो अगर ये दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E1 + E2। ठीक है, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ जो हमें ऑब्टेन हुई है वो मान लेते हैं L1 है, तो ये XL1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड केस में पोटेंशियोमीटर पे आप सेल ऐसे लगाओगे ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, भी कर सकते हैं अपोज, एक सेल को उल्टा ही तो करना है, कर दिया, तो फिर जब एक सेल की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो अब EMF हो जाता है E1 - E2, पता है आपको। अब बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी क्योंकि पोटेंशियल भी या EMF जो है वो कम है, देख रहे हो। फर्स्ट केस में बैलेंसिंग लेंथ 50 है, सेकेंड केस में बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी तो वो L2 है, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें E1 और E2 का रेशियो निकालना है तो हम निकाल सकते हैं इजीली, डिवाइड कर लें इसको, E1 + E2 अपॉन E1 - E2, यहाँ आ जाएगा L1 अपॉन L2। तो L1 गिवन है 50, L2 गिवन है 10, तो ये 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया E1 + E2। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 5E1 - 5E2। ठीक है, तो 5E1 तो E1 E2 तो निकालना है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, 5E1 है,
ये इवन उधर माइनस कर दो और ये E2 5E2 इधर आके प्लस कर दो, E2 प्लस 5E2 ये हो जाएगा 6E2 और ये 5E1 है, ये E1 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 4E1। तो E1 अपॉन E2 क्या आया? E1 अपॉन E2 6/4, यहां हम कह सकते हैं 3/2, ये आ गया E1 अपॉन E2। ठीक है, वैसे भी E1 बड़ा होगा E2 से, तो E1 अपॉन E2 आया 3/2। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। चलो आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है। ये डायग्राम दे रखा है, A पॉइंट ये रहा और करंट फ्लो हो रहा है यहां से टुवर्ड्स B। करंट फ्लो होता है B की तरफ, A से स्टार्ट होकर करंट फ्लो हो रहा है B की तरफ। ठीक है, तो A से स्टार्ट होकर करंट अगर B की तरफ फ्लो होता है तो आपको निकालना है A और B का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, अब A का और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब आपको पता है करंट की डायरेक्शन देख के आपको लग रहा है करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, A से B की तरफ जा रहा है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट है, A और B पॉइंट आपका लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो A पॉइंट का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ VA। ठीक है, इसी में आप देखो सबसे पहले लिख दिया मैंने VA, राइट। अब A का पोटेंशियल हाई है। अब आगे चलें तो करंट कितना है, 2 एम्पियर का, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर का करंट है। तो क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जैसे करंट जाएगा I और 2, IR क्या होता है, V = IR होता है। तो इस रेजिस्टेंस पे जैसे करंट जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप, किसी भी रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है, इसको कहते हैं IR। और ड्रॉप हुआ मतलब वो पोटेंशियल VA से कुछ ड्रॉप यहाँ हो गया तो मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो तो यहाँ पे आया VA - 2 × 2 ओम। ठीक है, फिर ये आपका 3 वोल्ट की बैटरी आ गई तो ये -3, और यहाँ पर 2 ओम जब 2 एम्पियर जब यहाँ भी जाएगा तो 2 × 1 तो यहाँ पे 2 वोल्ट का और ड्रॉप यहाँ पे मिल गया। ठीक है, 4 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है, फिर यहाँ 3 वोल्ट का, यहाँ पे 2 वोल्ट का, और लास्ट में कौन सा पॉइंट मिल जाएगा आपको, B मिल जाएगा। तो VA - VB लिख दिया हमने। ठीक है, V लास्ट में यहाँ तक पहुंचे = VB पहुंच गए। A पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, B तक पहुंचना है, तो A के पोटेंशियल में से जो ड्रॉप्स यहाँ पर मिले वो हमने कम कर लिए, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, B पॉइंट के पोटेंशियल तक इक्वल पहुंच गए। तो = पॉइंट ऑफ पोटेंशियल B। ठीक है, तो = पॉइंट ऑफ पोटेंशियल B हो गया। अब आप देखो ध्यान से, तो VA -4 -3 -2 = VB। तो VA क्या होगा, -9 = VB। हमें क्या चाहिए, VA - VB, तो -9 उधर जाएगा तो ये 9 आ गया, प्लस का 9। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, प्लस का 9, राइट। इस तरह से आप VA मतलब डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस करते हुए हमें डिफरेंस निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अ पोटेंशियोमीटर हैज अ लेंथ 4 मीटर, रेजिस्टेंस 8 ओम। पोटेंशियोमीटर की लेंथ कितनी है, पोटेंशियोमीटर की लेंथ 4 मीटर है और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। इसके साथ हमें कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है सीरीज में ताकि वो जुड़ जाएगा R। ठीक है, एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट, इसके साथ हमने वायर के साथ एक जोड़ दिया रेजिस्टेंस और इसको 2 वोल्ट के साथ हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ताकि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिले। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना मिले, 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर ऑन द वायर। तो हमें ये R पूछा है, कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़े ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है X वो होता है V/L, वो कितना मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए हमें 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसकी यूनिट चेंज कर लें, क्योंकि 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर तो काम करेगा नहीं। हमें पता है कि लेंथ 4 मीटर में दे रखी है, मतलब तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, यूनिट का स्पेशली ध्यान रखें। मिली मतलब कितना, 10⁻³
सेंटीमीटर कितना होता है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 वोल्ट पर मीटर, 0.1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब x कैसे निकलता है वो भी आपको पता है, मैंने फॉर्मूला लिखा था। x की वैल्यू है 0.1 वोल्ट पर मीटर, तो x इक्वल्स टू क्या होता है v/L, ठीक है। अब v/L लिखा मैंने, तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, v की वैल्यू आपके पास 2 वोल्ट है और लेंथ आ गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए बैटरी कितने की लगाई, E की, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ से, तो यहाँ आ जाएगा v की वैल्यू लिख दी मैंने IR/L, ठीक है। तो IR/L कर दिया हमने। अब IR/L कर दिया, तो आप मुझे बताएं करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट की वैल्यू आप क्या लिखेंगे इसमें, करंट कितना फ्लो होगा जो बैटरी से निकलेगा वो आपको बताना है, करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और जो वायर का रेजिस्टेंस है वो आप क्या लोगे, R की वैल्यू तो पता ही है ना आपको, R की वैल्यू तो 8 है, वो तो पता ही है आपको, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू का क्या लिखोगे फॉर्मूला, I इक्वल्स टू बैटरी का EMF ही, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है R प्लस R, सीरीज में जोड़ा था ना हमने, इनटू R/L, ठीक है। X की वैल्यू कितनी है भाई 0.1, E की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू कितनी है 8, स्मॉल r तो हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, इनटू क्या हो जाएगा 8, और L कितना है, लेंथ कितनी है 4 मीटर, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इजीली निकाल सकते हैं। 8/4 तो क्या बचा है यहाँ पे 2, तो 2 × 2 क्या हो गया 4, तो यहाँ पे देख लेते हैं 0.1 तो ये रहा, 2 × 2 4 अपॉन 8 प्लस R, 2 × 2 4 हो गया, नीचे आएगा 8 प्लस R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट हटा के इसको, पॉइंट हटा के 10 यहाँ लिख देते हैं, लिख सकते हैं। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस R ये हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40। तो R की वैल्यू क्या आएगी, 40 - 8 करोगे तो 32 ओम आ गई, ये R की वैल्यू, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका 32। ये मेथड है x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का जो फॉर्मूला, ये हमें याद होना चाहिए बस, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीट 2015 का, अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन a constant potential difference is applied, the quantity which remains constant along the conductor is, मान लो एक कंडक्टर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एरिया कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। कंडक्टर ले रहे हैं हम, इस तरह से कोई कंडक्टिंग वायर लिया हमने, इस तरह से ये है। तो ये जो वायर हम लेते हैं, यहाँ जो कंडक्टर हमने लिया, ये है आपका नॉन कंडक्टिंग, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखते हो कि इसका एरिया फिक्स नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, एरिया कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म है एरिया, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो अनचेंज रहेगी, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी तो आपको पता है, करंट डेंसिटी तो क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया होती है, J इक्वल्स टू क्या होता है I/है। एरिया अलग अलग होगा तो क्या होगा, J तो अलग अलग आएगा, ठीक है। सेकंड आता है करंट का, करंट सही ऑप्शन है। करंट क्या करेगा, कोई एरिया से थोड़ी, करंट जो जाएगा इसका जो भी R इक्वलेंट होगा, इसके जो बैटरी का EMF होगा E, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी E/R इक्वलेंट, और ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। एरिया के बढ़ने घटने से I पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I तो जो फिक्स हो चुका है वही फ्लो होगा, राइट। और जितना I यहाँ से जाएगा उतना करंट आगे यहाँ भी जाएगा, उतना करंट यहाँ भी जाएगा, उतना करंट जितना एंटर करेगा उतना बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको पता, जहाँ एरिया कम होगा ज़्यादा होगा फर्क, वैल्यू चेंज कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग रहेगा, जो क्वांटिटी फिक्स रहेगी वो है एरिया, ठीक है। सॉरी, जो क्वांटिटी फिक्स रहेगी वो है आपकी ड्यू टू चेंज इन एरिया, वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था क्वेश्चन नीट 2015 का। चलो आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो मेटेलिक वायर्स हैं, आइडेंटिकल डायमेंशन
मतलब आप समझ गए, दोनों की डायमेंशन सेम है। एक वायर, ठीक है, दूसरा वायर, दोनों की डायमेंशन मतलब लेंथ वगैरह सब सेम है, ठीक है। इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है, तो आपको बोला है फिर इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इक्वलेंट कंडक्टिविटी बतानी है आपको। अब कंडक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2, ठीक है। तो जो मैं इनका कॉम्बिनेशन मान लूंगा, कॉम्बिनेशन ये मान लिया, तो इसकी कंडक्टिविटी मान लेता हूँ सिग्मा और इनका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R इक्वलेंट। तो कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये तो है सीरीज में, तो R इक्वलेंट क्या आएगा, R1 + R2। यहीं से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। स्टार्ट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल समझने के बाद उसका एक बेसिक फॉर्मेट या बेसिक एक इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। ये इक्वेशन जो मैंने लिखी ये है सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको जो वैल्यू चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, रेजिस्टिविटी चाहिए, लेंथ एरिया, जो भी आपको चाहिए इसमें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार इक्वेशन मिल जाती है, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो जाना चाहिए, फिर सही तरीके से स्टार्ट हो जाना चाहिए, फिर हम खत्म कर सकते हैं इसको। तो R इक्वलेंट आएगा रो इक्वलेंट, ठीक है। रो इक्वलेंट को मैं रो लिख देता हूँ, ओनली रो लिख देता हूँ, तो रो L/A, ठीक है, रो L/A। और R1 की जगह आएगा रो1 L1/A1, R2 की जगह आएगा रो2 L2/A2। अब आपको पता है कि डायमेंशन दोनों आइडेंटिकल थे, तो आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि लेंथ एरिया सब सेम है। तो मैं यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले एरिया A है, तो इसका भी तो एरिया A होगा, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, जोड़ देंगे तो 2L हो जाएगी ना, ठीक है। तो इक्वलेंट में जो लेंथ लिखूंगा मैं, वो मैं क्या लिखूंगा, रो, ये जो लेंथ आएगी इक्वलेंट वाली, L इक्वलेंट कर देता हूँ उसको, L ने अलग कर, L इक्वलेंट, तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो आएगी 2L, फिर आएगा एरिया A, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आएगा रो1 L/A, फिर आएगा रो2, लेंथ तो L ही है ना दोनों की, एरिया भी A है। अब कैंसिल करें, देखो LA कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रो की वैल्यू आपको क्या मिली, रो की वैल्यू मिल जाएगी 2 रो, क्या रिलेशन मिला, 2 रो इक्वल्स टू रो1 + रो2। बट आपको पता है रो जो लिखा है ये तो रेजिस्टिविटी है, हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी। तो हमें कंडक्टिविटी चाहिए, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन पता है, सिग्मा इक्वल्स टू होता है 1/रो, या 1 रो इक्वल्स टू होता है 1/सिग्मा। ये है कंडक्टिविटी सिग्मा। तो यहाँ पुट कर देते हैं 2/सिग्मा, ठीक है। रो1 की जगह आ जाएगा 1/सिग्मा1, रो2 की जगह आ जाएगा 1/सिग्मा2। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, हम एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से। तो एलसीएम लोगे तो बताओ क्या आएगा, 2/सिग्मा, एलसीएम ले लिया तो क्या हुआ, सिग्मा1 सिग्मा2, यहाँ पे आ गया सिग्मा1 + सिग्मा2। क्या चाहिए था, सिग्मा आ गया। अब तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, सिग्मा उधर ले लिया, और ये सिग्मा इक्वल्स टू होगा 2 सिग्मा1 सिग्मा2, ठीक है। देन अपॉन में ये उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा, सिग्मा1 + सिग्मा2। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन होगा 2 सिग्मा1 सिग्मा2 अपॉन सिग्मा1 + सिग्मा2, तो करेक्ट ऑप्शन होगा A, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन नीट एग्जाम के आए हुए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट इसके सबके आपको पता होने चाहिए, और प्रैक्टिस भी आपकी ज़रूरी है साथ साथ, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो पर, प्रैक्टिस भी करते रहिए, और कॉन्सेप्ट भी आप इसमें बना सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।